नमस्कार। आप देख रहे हैं चर्चा टुडे। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। आज चर्चा टुडे में बात बजट की। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आ चुका है। तो बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, क्या कुछ है इस बजट में, यही समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। और भूमिका बदली हुई है ना। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हम हमेशा चर्चा में शामिल होते हैं और आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे सुनीता त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनीता जी, बजट आ चुका है। निर्मला सीतारमण ने जो बजटीय घोषणाएं की हैं उसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि चुनौतियों के बीच में, चैलेंजेस के बीच में, अर्थव्यवस्था को जो चैलेंज मिल रही है, जो विश्व परिदृश्य इस वक्त बना हुआ है, उसको देखते हुए चैलेंजेस के बीच में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है। युवाओं के लिए भी इसमें है, महिलाओं के लिए भी इसमें है, किसानों के लिए भी इसमें है, आम जनों के लिए भी इसमें है। सिर्फ जो मध्यम वर्ग है उसकी एक शिकायत है कि जो स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स है, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। उनको कुछ उम्मीदें थी कि यहां कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये हर सेगमेंट की तरफ से इसकी प्रशंसा हो रही है। विरोधी दल जो है वो तो इसका एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से और इसमें बिटवीन द लाइंस चीजें निकालेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? आप इकोनॉमिक की अच्छी समझ रखती हैं सुनीता जी? हाँ, थैंक यू खालिद जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो बजट है, जो 2026-27 के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उसकी कुछ खास ऐसी बातें हैं जो पहले से थोड़ा और बेहतर इसको बनाती हैं। और सबसे ज्यादा जो वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो टैरिफ का संकट है, जो आयात निर्यात का जो डेफिसिट है भारत के साथ, वो और रोजगार का संकट है, उसको लेकर बहुत अधिक वर्क किया गया है। और इस बजट की सबसे बड़ी खास बात यही है कि मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, आधारभूत ढांचे के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, पलायन रोकने पर जोर दिया गया है। और ऐसे प्रावधान किए गए हैं बजट में ताकि एक तरह से भारत जो है अब ग्लोबली वो एक आयातक देश न रह के निर्यातक देश के रूप में जाना जाए। और इसके लिए हर सेक्टर में प्रावधान है। कृषि में है, किसानों के लिए है, ग्रामीण में है, आपको विनिर्माण में है, सेमीकंडक्टर का हब बनाने की कोशिश है। क्योंकि अभी आज के डेट में ये माना जाता है कि जो देश जितना ही अच्छा सेमीकंडक्टर बना पाता है वही राज करता है। टेक्नोलॉजी का युग है। सबसे बड़ी बात रेयर अर्थ मिनरल, इस पर पहली बार सरकार ने अच्छा प्रावधान किया है और अभी सारी लड़ाई विश्व में इसको लेकर भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि रक्षा सेक्टर में हम सिर्फ रक्षा का आयात नहीं करेंगे। ऐसे बजटीय प्रावधान है कि सेना का आधुनिकीकरण इस ढंग से किया जाएगा कि सेना सक्षम हो और निर्यातक बने, ना कि हम आयातक बने। तो कुल मिलाकर हर फील्ड में, हर सेक्टर में व्यवस्था ये की गई है कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने, विकसित बनाने के लिए दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक सेक्टर का हम अध्ययन करें। इसके पहले यदि खालिद जी आप बता सकते हो क्या क्या चीजें सस्ती हुई, महंगी हुई, थोड़ा बहुत आप जानकारी दीजिए, फिर आगे चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, सस्ती महंगी की बातें जो हैं वो तो अब बहुत एनालिसिस के बाद ही कही जा सकती हैं। लेकिन मोटा मोटी कुछ चीजें हैं, जैसे जूते जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जो ये विदेश जाना जो है वो सस्ता हो जाएगा, थोड़ी उसमें कमी होगी। विदेशों में पढ़ाई जो है वो सस्ती हो जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें मुझे जो समझ में आई हैं। अब आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आपने इस पे वर्कआउट किया है। मुझे जो लगता है सुनीता जी कि वो ये बजट जो है वो लोक लुभावन बजट नहीं है ना। इसमें चुनाव का की जो छाप होती है, आमतौर पे हर बजट में हमें ये दिखता है कि लोक लुभावन चीजें जो है वो उसमें शामिल की जाती हैं। लेकिन इस बजट में क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी इशारा मिल गया था कि इस तरह के का बजट आने जा रहा है, क्योंकि राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जो लोक लुभावन योजनाएं चल रही हैं उस पे जो एक्सपेंडिचर है उस पे चिंता जताई गई थी।
तो कहीं ना कहीं इस ये चुनावी रणनीति से हटकर थोड़ा सा एक अलग संदेश देने की इसमें कोशिश हुई है। और वास्तविकता यह है कि जो विश्व की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, उसमें तमाम चीजें, टैरिफ वार है, टैरिफ चैलेंजेस हैं, अमेरिका के साथ जो संबंध इस तरह के चल रहे हैं, इकोनॉमिक संबंध जो है वो भी एक तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं जिसका सामना करना जरूरी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। आपको क्या लगता है ये बजट, सुनीता जी, चुनाव इस साल भी कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल में, असम में, है ना, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, कई राज्यों में चुनाव है इस बार, लेकिन उसकी जो धमक है वो इसमें नहीं दिख रही है। नहीं, क्या? बिल्कुल खालिद जी, ये बजट जो है दीर्घकालिक प्रभाव वाला है। जो आमतौर पर चुनाव को लेकर जो बजट बनाए जाते हैं अल्पकालिक फायदा पहुंचाते हैं लोगों को, तत्काल लगता है कि बहुत बड़ा कुछ गेन हो गया, लेकिन ये बजट बहुत सोच समझकर दीर्घकालिक प्रभाव वाला बनाया गया है और भारत की क्षमताओं को निरंतर वृद्धि करने वाला है। अब एक हम थोड़ा सा ये बजट या भारत सरकार का जो आर्थिक विकास दर है किस तरह से बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करते हुए हम फिर आते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें सभी जो श्रोता हैं इस वक्त चर्चा टुडे के जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो ये पसंद करते हैं कि आप ऑथेंटिक डाटा देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जीडीपी जो है वो हमारी 4.3 ट्रिलियन पर आ गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ हो गया है। ये आंकड़ा हम 2014 से अब तक का दे रहे हैं। कोई भी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें से 4थे स्थान पर आ गई है। इससे ये पता चलता है कि हमारा ग्रोथ काफी तेज हो रहा है और विकास दर आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक विकास दर भारत की बनी हुई है और कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब इस बजट में क्या ये किया गया है, तो आपको जैसे हम एक एक चीज उठाते हैं। सबसे पहले भारत गांव का देश है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही हम उठाते हैं। गांव से पलायन रोकने के लिए इस बार बहुत बड़े कई उपाय ऐसे किए गए हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देंगे, सहारा देंगे और वोकल फॉर लोकल जो सरकार की का प्लानिंग है उसको ये सार्थक करता हुआ नजर आ रहा है। तो गांव के लिए क्या है कि किसानों के लिए बहुभाषीय एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज खादी और हस्तकरघा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक डिजाइन और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जाएगा। इस पर सरकार काफी खर्च करेगी। डिजिटल ग्राम सचिवालय बनेगा। सरकारी सेवाओं के साथ ही यहाँ पर ई कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग सेवा भी प्रदान की जाएगी। गांवों को छोटे प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी और ब्याज दरें कम की जाएंगी। अब ग्रामीण महिला आप आगे बताएं, लेकिन इस बजट से ये उम्मीद की जा रही थी, खासकर जो किसान सम्मान निधि है वो राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी। ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। नहीं, एक्चुअली इस बार थोड़ा अलग फैक्टर पर ध्यान दिया गया है। जैसे ग्रामीण महिला उद्यमियों को उत्पाद बेचने के लिए बाजार बनाए जाएंगे, है ना, उसको समर्पित बाजार होंगे। वोकल फॉर लोकल को ग्रामीण स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय जो औषधीय पौधे हैं, पारंपरिक कलाएं हैं, उनको व्यावसायिक रूप दिया जाएगा। जैसे ये बात बहुत पहले विद्वानों द्वारा उठाई जाती है कि लोक कला का पुनर्जीवन करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। एक सिंपल आप देखिए खालिद जी कि एक सांप का एक बूंद जहर विदेशों में कई हजार में बिकता है और भारत में ऐसे ही सपेरे सुहाग के लोग 10-20 रुपया दे के ले जाते हैं। यदि इसको एक ऑर्गेनाइज रूप दिया जाए तो शायद वो सपेरों का गांव जो है अरबपति हो जाए। तो इस पर सरकार ने पहली बार बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे लोक कला का पुनर्जीवन, औषधीय पौधों, पारंपरिक कलाओं को व्यावसायिक रूप दिया जाएगा। गांधी जी के जो सतत विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार प्राकृतिक खेती, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वो ऊर्जा पर के क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर रहे, उनको कहीं और से आयात न करना पड़े। सौर ऊर्जा, सोलर पे बहुत काम हो रहा है और इस बजट में भी इस सोलर वाला जो है, तो सोलर आप पूछ रहे थे ना कि क्या सस्ता होगा, तो सोलर से बात याद आई कि जो सोलर प्लांट है वो सस्ते हो जाएंगे जी। और बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए टोटल ये है कि सरकार की प्लानिंग है कि गांवों को इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाए। इतने बड़े पैमाने पर कभी इस पर काम नहीं हुआ था
और यदि ये हो पाया, सरकार इसको कर पाई, तो बड़ी मात्रा में गांव में रोजगार का सृजन होगा और पलायन रुकेगा। और जब पलायन रुकेगा तो गांव तो विकसित होंगे ही, शहरों पर जो अतिरिक्त बोझ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ है, वो कम होगा और कई चीजें इससे सुधरेंगी। प्रदूषण भी सुधरेगा, बिल्कुल। जो वहां की घनी आबादी के चलते जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसमें सुधार होगा। बहुत सारी चीजों में आप बड़ी बात बता रही हैं। इंफ्रा पे जोर है ना, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर है, सर्विसेज सेक्टर को भी काफी मौका दिया गया है। एआई है ना, एआई को लेकर भी इस बजट में एक नई सोच दिखती है एआई को बढ़ावा देने के लिए। क्रिएटर्स जो हैं, जो डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने की इसमें योजना दिखती है। इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें सुनीता जी, तो डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है ना, हाई स्पीड कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर है ना, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात इस बजट में की गई है। इसके अलावा जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी बात की गई है। कई सारे जो कॉरिडोर की बात की गई, तो इंफ्रा पे बहुत इस बार जोर दिया गया है। आपको लगता है कि ये सब जो प्रोजेक्ट है वो हासिल हो पाएगा? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार 10% राशि बढ़ाई गई है और लगभग ये 12.2 लाख करोड़ है इस बार इंफ्रा पर खर्च। और उसमें बहुत सारा, वही जो आपने कहा, नए राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, जलमार्ग का विकास, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और बहुत कुछ ऐसी चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पहले से भी बहुत जोर रहा है और उसको और बढ़ाया जाए। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है और ये भविष्य में भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। पहली बार भारत में चिप निर्माण शुरू हुआ है, जबकि अभी विदेशों से आयात करता था भारत। और चिप निर्माण अब सामान्य चिप नहीं बनेगी, बल्कि आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे थोड़ा इंटरफेयर करते हुए हम। आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रही थी, तो रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर, तो उसकी भी बात की गई है। रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, और देखिए भारत के पास भी अच्छा खासा रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है, लेकिन हमारे पास उसको प्रोसेसिंग करने की क्षमता नहीं है। उस क्षमता को विकसित करेंगे। अभी पूरा विश्व, आपने देखा था कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल का निर्यात रोक दिया था, पूरे विश्व में परेशानियां आ गई थी। सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है इस पे डिपेंड करता है। आजकल जो ईवी गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सब में रेयर अर्थ मिनरल की जरूरत होती है। ऐसे में यदि भारत प्रोसेस कर लेता है तो हम शायद आत्मनिर्भर हो जाएंगे इस फील्ड में। तो ये बहुत बड़ा, पहली बार ये कदम उठाया है सरकार ने, रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। और सेमीकंडक्टर, जो कि आज कहा जाता है कि वही देश आगे है जिसका सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी रखता है। तो पहली बार सेमीकंडक्टर का निर्माण हमारे देश में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक सामान्य चिप बनती थी। अब जो है हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनेंगी और कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए राशि में बढ़ोतरी की गई है और यदि ऐसा कर पाया भारत, तो हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि 1 लाख इंजीनियर्स, सेमीकंडक्टर के लिए 1 लाख इंजीनियर्स तैयार किए जाएंगे जो हमारे देश में काम करें, तो उतना रोजगार भी आपको इंजीनियर्स को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। तो बजट जो है वो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग एक एक पॉइंट्स को लेंगे तो काफी लंबी बातचीत हो जाएगी। इन शॉर्ट, ये तो गुड चीजें हुई। बहुत सारे एमएसएमई को बढ़ावा इसमें देने की बात हो रही है ना। उससे जो है छोटे उद्यमियों को, उनको बहुत मदद मिलेगी। इसका भी असर रोजगार पे होगा, है ना। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेक्टर है, वहां पे भी प्रगति की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर स्वास्थ्य पे आपने जिक्र किया, तो बता दें कि बायो फार्मा शक्ति योजना में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत को ग्लोबल फार्मा हब बनाया जाए। और एमएसएमई सपोर्ट, सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड में 4,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी, ताकि इसमें भी हम मजबूत हो सके। तो कुल मिला के सरकार का सारा जोर है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा, तो बिल्कुल ही है, श्योर है कि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा और लोगों को आमदनी बढ़ेगी। तो हर तरफ, हर सेक्टर में ग्रोथ होगा। ये इस वित्तीय वर्ष में 26-27 में सरकार जो है बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ेगा उसे,
अपनी रिक्वायरमेंट से। देखिए, तो वो जो डेप्ट वाला जो पार्ट है वो कम नहीं हो रहा है, नहीं, तो ये प्रेशर को दिखाता है कहीं ना ये कहीं। प्रावधान इस बजट में भी प्रावधान किया गया है हम्म, कि जो हमारा घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, इसको लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है। मुझे ये आलोचना समझ में आ रही है कि भाई जो दूसरे धड़े के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर एक कंप्लीट बजट दे रहे हैं और फ्यूचर की जो तस्वीर है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डेप्ट वाला पार्ट है, यानी इतना जो कर्ज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए, और कुल जीडीपी का जो कर्ज होता है ना, आपका कर्ज इससे नहीं, कर्ज तो अमेरिका भी लेता है, जितने भी बड़े देश हैं वो डेवलपमेंट अपने ग्रोथ के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज का ये है कि कर्ज टोटल जीडीपी का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस मामले में भारत की स्थिति ठीक है मेरे ख्याल में। हमारा कर्ज जो है खतरनाक स्टेज में नहीं है, जैसे अन्य हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका जो है कर्ज की जो उनकी स्थिति है वो हमारे साथ नहीं है। जहां तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट बिना कर्ज लिए नहीं होता है, बड़े बड़े देश भी कर्ज लेते हैं। और दूसरा ये भी देखा जाता है कि कर्ज हमने कहाँ से उठाया है, विदेशों से उठाया है या अपने मार्केट से, अपने मैं विदेशी कर्ज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कि वो बहुत बड़ा डेप्ट है। हाँ, डेप्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरनाक लेवल पर है। ये चीज आप जब पूरे वैश्विक परिस्थितियों से जब तुलना करेंगे तो खतरनाक स्थिति में कर्ज नहीं। दूसरी बात यह है खालिद जी कि यदि ओवरऑल यदि हम लोग बजट का ये करें तो रक्षा के क्षेत्र में रक्षा बजट बढ़ा है, रक्षा बजट बढ़ा है, और वो जरूरत भी है। हाँ, वो जरूरत भी है। सब चीजें, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विनिर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी जल मार्ग है, पथ परिवहन है, हर फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर ही ज्यादा जोर है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाया जाए। और यदि ये वास्तव में ये साकार हो गया तो रोजगार भी बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा, विकास भी होगा। देखिए, पत्रकारीय जो हम लोगों की आवश्यकता है और जरूरत है, लोग ये अपेक्षा भी करते हैं कि पत्रकारीय दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें उठाई जानी चाहिए। तो जो इस बजट का जो बजट भाषण, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में लोगों को नहीं आई। लोग आलोचना करने वाले ये भी कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री को आके समझाना पड़ा, उन्होंने बताया फिर अलग से कि क्या क्या इसमें प्रोविजन किए गए हैं। ये इस परंपरा को आप कैसे देखती हैं? देखिए खालिद जी, चूंकि इस पर हम लोग एक अलग डिबेट रख सकते हैं, चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। हम लोग मेन बजट पे आज फोकस रखते हैं, इस पर एक कार्यक्रम और रखेंगे। सरल तरीके से बजट को हम लोग को समझाना है फिलहाल अभी ये तो। पॉजिटिव चीजें हमने बता दी, निगेटिव क्या है कि शेयर मार्केट पे जो टैक्स लगाया गया है तो निवेशकों के लिए थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए शेयर मार्केट डाउन भी चला गया है। दूसरा चीज है कि मध्य वर्ग को कुछ चीजें सस्ती हुई हैं जिसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो एक उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा तो वो नहीं हुआ है। देखिए सुधार जब होते हैं तो उसका लाभ तो पहुंचता ही है, लेकिन जो बजट में जो सीधे सीधे जो घोषणा होती है कि ये सस्ता, ये महंगा, ये सस्ता, ये महंगा, तो वो इस बार नहीं हुआ है। लेकिन लाभ तो पहुंचेगा ही। अगर इंफ्रा बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो उसमें कॉमन लोगों को तो लाभ पहुंचेगा ही। वक्त चूंकि कम है तो हम आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे सुनीता जी कि आप इसको थोड़ा कंक्लूड करें। कंक्लूडिंग यही है खालिद जी कि पूरा जो टोटल बजट है इसका सिर्फ मूल मंत्र है वो ये है कि भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है, बजटीय प्रावधान किया गया है। शायद इस बार सस्ते महंगे या कुछ खास चीजों पर बहुत जोर नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ के मेन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बने, गांव आत्मनिर्भर बने, भारत के शहर आत्मनिर्भर बने, और कुल मिलाकर हमको जो 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम है। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। तो भारत का बजट आ चुका है, आम लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने की इसमें कोशिश है, साथ ही जो विकसित भारत का सपना है उसे हासिल करने की कोशिश दिख रही है। तो आज इस चर्चा में इस वक्त इतना ही। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।